दोस्तों अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है और आपने भी 1 अप्रैल 2026 के बाद पीएफ विड्रॉवल का फॉर्म भरा है या फिर पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ ने 13 अप्रैल 2026 को एक नया सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने साफ बताया कि 1 अप्रैल 2026 से टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यानी कि जब आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते थे वहां पे फॉर्म 15G और एच जो भरते थे, अब वो फॉर्म 15G और एच आपको नहीं भरना है। उसकी जगह पर अब एक नया फॉर्म आ गया है, फॉर्म 121। ये भरकर आपको वहां पे जमा करना है, अपलोड करना है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे यह आ रहा है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि फॉर्म 121 है क्या, इसे कौन भर सकता है और सबसे जरूरी इसे सही तरीके से कैसे भरा जाए ताकि टीडीएस ना कटे। दोस्तों अगर आप एक छोटी सी गलती भी कर देते हैं फॉर्म भरते समय तो हो सकता है कि आपका 30% तक टीडीएस काट लिया जाए पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, फॉर्म भरने का बिल्कुल सही तरीका देखिएगा ताकि आपका टीडीएस ना कटे। चलिए तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये है फॉर्म 121 जो ईपीएफओ का नया फॉर्म है। फॉर्म 15G और एच की जगह पर अब इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म में दो पार्ट दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है वो ऑफिस यूज के लिए है, जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं। जैसे कि हम पीएफ ऑफिस में सबमिट कर रहे हैं तो पीएफ ऑफिस वाले इसको भरेंगे। अगर आप कहीं और सबमिट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे भरेंगे, इसको आपको नहीं भरना है। आपको केवल जो है पार्ट ए भरना है, जो यहाँ तक जो आपको भरना होता है। तो कैसे भरना है चलिए आपको मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले ही फॉर्म को फिल कर रखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके, आपको समझाया जा सके। दोस्तों देखिए पहला कॉलम जो दिया गया है इसमें सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम डालना है, जो आपके पैन कार्ड में नाम है सेम टू सेम वही नाम यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद दूसरे कॉलम में आपको अपना एड्रेस डालना है, जिसमें आपका अपना विलेज डालना है, पोस्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड नंबर डालना है। जो आधार कार्ड में है वही सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो पैन कार्ड का नंबर होता है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस दिया गया है तो स्टेटस में इंडिविजुअल लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर पे दिया गया है रेसिडेंटल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंटल लिख के छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो क्या उस टाइम तक आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुका है या 60 साल से कम है। अगर 60 साल से कम है तो यहाँ पे नो लिख देंगे, अगर 60 साल ज़्यादा है तो यहाँ पे यस लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे आप लोगों को अपना सबसे पहले कंट्री कोड लिखना है, तो कंट्री कोड +91 है इंडिया का, तो यहाँ पे ये लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अब दोस्तों 8 नंबर कॉलम में ये टैक्स ईयर पूछ रहा है, तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो हम डालेंगे तो 2026 और 27 डालेंगे, क्योंकि जो टैक्स ईयर चल रहा है 2026 और 27 के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे 2026 और 27 यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेचर ऑफ इनकम, यानी कि आप कौन से पैसे पे टैक्स बचाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों हम जो है पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं, तो पीएफ के पैसे पे ही टैक्स बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पीएफ विड्रॉवल लिख देंगे ताकि हम पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं उसके ऊपर टैक्स बचाना चाहते हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर कॉलम में आपसे पूछ रहा है कि आपका कितना अमाउंट है जिसपे आप टैक्स बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अमाउंट लिखने में गलती करते हैं। पीएफ मेंबर गलती क्या करते हैं, तो वो एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर तीनों को टोटल करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है। आपका जो है एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों को मिलाकर टोटल करना है और वो टोटल जो अमाउंट आता है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और पीएफ विड्रॉवल अमाउंट एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिलाकर 50,000 रुपये से कम हो रहा है तो आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा का है और पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तब भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो। मात्र एक केस, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम का है, पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से ज़्यादा का है, तभी आपका जो है टीडीएस कटेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम का है, पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 45,000 रुपये भी है एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिलाकर, तो आपको ये फॉर्म भर देना है। क्योंकि आप सोचेंगे कि वीडियो में बताया गया था कि 50,000 से ज़्यादा है तभी आपको फॉर्म भरना है, 50,000 तभी भरना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर 45,000 रुपये आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट बन रहा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी ईपीएफ को देगा, तो मिलाकर आपका 50 हो सकता है। तो इसलिए जो है आप जो है भर दीजिएगा फॉर्म को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा अमाउंट यहाँ पे डालना है। जो एम्प्लॉयर शेयर होता है और एम्प्लॉयर शेयर होता है उसका टोटल यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है 11 नंबर कॉलम में कि आपने इससे पहले कभी भी फॉर्म 121 भरा था। तो दोस्तों हमने इससे पहले कभी भी फॉर्म 121 नहीं भरा है। अगर आपने भरा है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपने नहीं भरा है तो हमने यहाँ पे एन डाल दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं।
उसका दोस्तों 11A में ये पूछ रहा है कि आपने टोटल कितने फॉर्म 121 भरे हैं। तो दोस्तों हमने पहली बार ही फॉर्म भरा है, इससे पहले कभी फॉर्म ही नहीं भरा है। हमने यहाँ पे NA लगा दिया है, तो यहाँ पे भी NA रहेगा क्योंकि इससे पहले हमने कभी फॉर्म भरा ही नहीं, तो NA या 0 लिख देंगे। अगर आपने भर रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जितना आपने भरा है वो यहाँ पे टोटल डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये 11B में पूछ रहा है, इससे पहले जो आपने 121 फॉर्म भरा था वो कितना अमाउंट बचाने के लिए भरा था, वो अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो दोस्तों इससे पहले हमने कभी फॉर्म भरा ही नहीं, तो हम यहाँ पे अमाउंट कहाँ से डालेंगे, तो यहाँ पे भी हम जो है NA छोड़ देंगे, यानी कि 11 से लेकर और 11B तक जो है इसमें आप लोगों को NA लिख देना है अगर फॉर्म नहीं भरा है तो। अगर भरा है तो यहाँ पे आपको एंटर डिटेल करना है, नहीं तो इसको NA लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 12वें कॉलम में ये पूछ रहा है कि 10 और 11B, यानी कि 10 नंबर में जो हमने अमाउंट एंटर किया है वो अमाउंट और 11B में जो अमाउंट एंटर किया है वो अमाउंट टोटल मिलाकर यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो दोस्तों देखिए 10 नंबर कॉलम में तो हमने डाला है कि हमें PF का पैसा विड्रॉवल करना है, कितना विड्रॉवल करना है, तो 60,000 विड्रॉवल करना है। और 11B में यहाँ पे हमने NA लगा रखा है, यहाँ पे हमारा कोई भी अमाउंट नहीं है तो हमने NA लगा रखा है क्योंकि इससे पहले हमने कभी फॉर्म ही नहीं भरा है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल मांग रहा है, तो यहाँ पे हम फिर दोबारा से 60 लिख देंगे, जो ऊपर 10 नंबर कॉलम में वही हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि टोटल हमारे पास केवल 60,000 विड्रॉवल अमाउंट है, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका सालाना इनकम कितना है। अब दोस्तों सालाना इनकम में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सालाना इनकम में आपका वो इनकम हो जाता है जैसे कि आपकी सैलरी, उसके अलावा आपका कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कोई रेंट आ रहा है, या किसी और प्रकार का कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ से आपको पैसा आ रहा है, वो पैसा सभी टोटल करना है। साथ में जो ये विड्रॉवल अमाउंट है इसको भी टोटल करना है, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे कि मेरा लगा लीजिए मेरी सैलरी है 2.5 लाख रुपये सालाना और 60,000 रुपये PF का पैसा विड्रॉवल कर रहा हूँ, टोटल मिलाकर 3,10,000 रुपये हुए, तो मैंने यहाँ पे 3,10,000 रुपये एंटर कर दिया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो अमाउंट एंटर कीजिएगा वो टैक्सेबल लिमिट से बाहर ही होना चाहिए, तभी फॉर्म भरने का फ़ायदा है। अगर उससे ओवर हो रहा है तो आपको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपका TDS फिर भी काटा ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर कॉलम बताया गया है कि आपने इससे पहले कोई ITR फाइल किया है, अगर किया है तो यहाँ पे उसका ब्यौरा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहले कभी ITR फाइल नहीं किया है, अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे दोस्तों इससे टैक्स ईयर, तो आपको यहाँ अपना ईयर डाल देना है, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, कितना रिटर्न के लिए आपने भरा था तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं भरा है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं या NA भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम डाल देना है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर वाले में यहाँ पे जो देख सकते हैं डॉट डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2026-27 इंटर कर देना है। और 4 नंबर वाले में भी यहाँ पे 2026-27 इंटर कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना प्लेस लिख देना है कि आप कहाँ से ये फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को वो डेट डालना है जिस डेट को आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, वही डेट यहाँ पे डालना है और यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देना है। और पार्ट B जो है आपको छोड़ देना है, पार्ट B जो है ऑफिस यूज़ के लिए है, ये आपको यूज नहीं करना है। ये PF ऑफिस में आप सबमिट कर रहे हैं तो PF ऑफिस वाले इसको भरेंगे। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्म 121 आपको भरना है, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी अमाउंट डालने में भी, और नहीं तो आपका 30% तक टैक्स कट सकता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक भरिएगा फॉर्म को। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।